भारत की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 कर दी है। अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए, अब मेरे साथ नितिन जी हैं, वो करेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। गडकरी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में बहुत कम ऐसे राजनेता हुए हैं जो कि अपनी पार्टी में जितने लोकप्रिय हैं उतनी विरोधी पार्टियों में भी लोकप्रिय हैं। और ये ऑडियंस जो है उसने बता दिया है कि आप जनता के बीच में भी काफी लोकप्रिय हैं। सवाल यह है, कौन सी घुट्टी पिलाते हैं आप? मैं कोई ऐसी गुट्ठी नहीं पिलाता। मैं बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो कानूनी काम है, जो सही काम है, वो सबका करना चाहिए और जो काम गलत है वो अपने का भी नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो अक्सर यही बात बताते थे। उसी के आधार पर मेरी पार्टी, मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधारा, मेरी कमिटमेंट पूरी स्पष्ट है। पर जब मैं मंत्री हूँ तो मैं पार्टी का नहीं हूँ, देश का हूँ। तो रोड ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का है तो रोड बना, दूसरे कौन से काम बंद कर दे। मुझे तो रोड सब पूरा आखिरी तक करना पड़ेगा, तभी रोड का फायदा होगा। तो मैं ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मेरा कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। एक नेचुरल कोर्स में रिलेशनशिप बन जाती है और इसलिए कभी कभी मैं नहीं भी बोलता हूँ। तो उससे कारण कई लोगों का काम होते तो खुशी होती है उनकी। लेकिन गडकरी जी, लोग पूछते हैं कि गडकरी जी जैसे थे वैसे ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आया है और शायद ऐसे ही रहेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि जैसे है वैसे दिखो, जो मन में है वही बात करो। और आखिरी में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड बिजनेस। और इसलिए आपके जो संबंध है सब लोगों के साथ, ये बहुत मायने में, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। पर हम हर समय अपने जिनके साथ दोस्ती है अगर मेंटेन करते हैं तो ज़िंदगी में दोस्ती रहती है। पर राजनीति में वैचारिक मतभिन्नता होती है, पर हम एक दूसरे के शत्रु थोड़ी है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से दोस्ती तो सबसे ही होती है। पर हम कमिटमेंट और पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी, इसके बारे में मैं अभिमान रखता हूं और उसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। गडकरी जी, आपको हजारों लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देश विदेश से लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिएगा आप। लेकिन सोशल मीडिया की बात की जाए और इस जनता की बात की जाए, इसने ये ढूंढ निकाला है कि गडकरी जी आखिर क्यों हैं वैसे ही जैसे थे और इनमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया। वो कहते हैं नितिन, NITIN को चाहे इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, सेम ही रहता है। ये आज तक मेरे भी ध्यान में नहीं आया जो आपने मुझे ध्यान में ला के दिया। तो यही वजह है गडकरी जी। नहीं सर, मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ। गडकरी जी, जो नेचुरल बिहेवियर होता है, एक ने बहुत अच्छा किया है कि कैरेक्टर की व्याख्या की है कि कैरेक्टर इज ए वंस बिहेवियर इन द डार्क। अंधेरे में व्यक्ति का जो वर्तन होता है वही उसका चरित्र होता है। मैं अंधेरे और चाहे उजाला हो जैसा वैसा ही हूँ। किसी के ऊपर नाराज भी होना है तो डायरेक्ट नाराज भी हो जाता हूँ। आजकल कॉन्ट्रैक्टर और इनके ऊपर क्वालिटी के इशू को लेकर मैं छोड़ता नहीं किसी को। गडकरी जी, कुछ साल पहले तक आप कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात करते थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे, सोचते थे कि कैसे ये संभव होगा। अब जो आंकड़ा है उसमें जो इजाफा हुआ है वो करीब करीब 300% से ज्यादा का हो गया है। अब आप हाइड्रोजन कार की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं गलत नहीं हूं तो आपने तो हमें टेस्ट ड्राइव भी दी थी उसकी, हाइड्रोजन कार की। ये जो ऑडियंस है ये आपसे सुनना चाहती है कि नितिन गडकरी जी क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए खर्चा होता है। और मैंने दिल्ली वालों को यह समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ का पोल्यूशन ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, मेरी मिनिस्ट्री करती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको देश को प्रदूषण से मुक्त करना है। तो बेसिक पॉलिसी यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट
कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसलिए मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी देश की 65% आबादी ये गाँव में रहती है। मैं किसान हूँ और मैं किसानों में ही अक्सर ज़्यादा काम करता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से आज हमारी स्थिति एग्रीकल्चर में बहुत समस्या है और इसलिए मैंने 2004 में काम शुरू किया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और आज मैं अभिमान के साथ बताता हूँ कि हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता हुआ। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता हुआ। ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता हुआ। अभी बिटुमिन भी बनाया हमने, रोड भी अच्छा बनाया, अब बिटुमिन भी अल्टरनेटिव किसान देंगे। और बिटुमिन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बनेगा। और इसके कारण एक बड़े प्रमाण पर ग्रामीण क्षेत्र में एक चेंज होगा। और जो जीडीपी ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूशन 65% आबादी का है, वो अगर 20% जब हो जाएगा तो देश के गाँव में वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और देश समृद्ध संपन्न होगा। और जो प्रधानमंत्री जी कहते आत्मनिर्भर भारत, वो निश्चित रूप से उसमें पूरा होगा। और इसी बात को लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आज एक बात है कि मैं आज फ्लेक्स इंजन के कार में यहाँ ही आया हूँ। टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जो 100% मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बायोमास से, राइस स्ट्रॉ से जो बायो इथेनॉल बनता है उस पर चलती है। और ये हाइब्रिड है फ्लेक्स, तो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है और 40% बायो इथेनॉल पे चलती है। तो ये अगर पूरे देश में ऐसी स्कूटर भी बनी है, अब 12 कंपनियां जो देश की लीडिंग है वो फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ ला रही है, तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिए, बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं आप। हाइड्रोजन गाड़ी की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात कर रहे हैं, और अभी आपने कहा कि पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या 15 साल में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पेट्रोल गाड़ी डीजल गाड़ी नहीं होगी? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। हम कितने भी हाईवे बनाएंगे ट्रैफिक जाम होता है और इसका कारण ये है कि ये पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक अब पॉपुलर हो गया। मुझे याद है जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी के शुरुआत करने में जब लॉन्चिंग किया था तो एक चैनल में गया था, बड़ी चैनल थी, उसके पत्रकार ने मुझे पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में डिस्चार्ज हो गई तो क्या धक्का मारने के लिए आप आओगे? अब एक की भी इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई फेल नहीं हुई। अब इसमें इतना राइज हुआ है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, अब इलेक्ट्रिक बस, अब दिल्ली में धीरे धीरे देखो सब शहरों में इलेक्ट्रिक बस आ गई, अब इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ गए, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर आ गए, अभी इलेक्ट्रिक आ रही। अब इलेक्ट्रिक के ऊपर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट हो रहा है और इसके कारण जहाँ 110 रुपये का डीजल लगता है वहाँ 10 रुपये की बिजली लगती है। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक भी आएगा, इथेनॉल भी आएगा, सीएनजी भी आएगा, एलएनजी भी आएगा और हाइड्रोजन भी आएगा। अब हाइड्रोजन की बात ऐसी है कि कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप हाइड्रोजन की भी बात करते हो, आप इथेनॉल की बात करते हो, आप इलेक्ट्रिक करते हो, तो ये सब आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। हम पूरी ताकत लगा के पूरा अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल लाएंगे तो भी डीजल पेट्रोल की इंपोर्ट को रोकना बहुत कठिन है। ये हमारा उद्देश्य है और मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से साल में होगा, पर हम तेजी से इस इंपोर्ट को कम करें और हमारे देश को प्रदूषण से मुक्त करें, यही हमारा ग्रीन सपना है और ये जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। इतना ही मैं कह सकता हूं। मैं चाहूंगा इस पर जरा जोरदार तालियां हो जाए। यही ग्रीन सपना है, सुना आपने। लेकिन आपने कहा एथेनॉल आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अब सबके मन में एक सवाल है कि टेस्ला कब आएगा और किस शर्त पर आएगा? प्रोडक्शन क्या भारत में होगा? देखिए, मैं जब मंत्री बना तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था वो 14 लाख करोड़ का था, इंडस्ट्रीज का साइज। अभी एक 4 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब दुनिया में, विश्व में हम तीसरे नंबर पर आए। अब हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर ये 22 लाख करोड़ का है। चाइना का ऑटोमोबाइल सेक्टर 47 लाख करोड़ का है और अमेरिका का
ऑटोमोबाइल सेक्टर 79 लाख करोड़ का है और मेरा विश्वास है कि 2030 तक हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आएगा। और दूसरा है कि जिस दिन 2030 में नंबर 1 पर आएगा, उस 5 साल के बाद हम विश्व में ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 पर पहुंचेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। जोरदार तालियां उसके लिए, जरा जोरदार तालियां। इसका सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि ये सेक्टर 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देता है। ये सेक्टर जीएसटी के रूप में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और ये सेक्टर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे देश में ये सेक्टर करता है। तो ये सेक्टर हमारे को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में उपयोगी होगा, देश में रोजगार निर्माण करेगा और बायोफ्यूल के कारण गाँव में भी रोजगार तैयार होगा। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज़ ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और ये हाइड्रोजन की भी बात आप थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता दूं। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से तैयार होता है ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से या बायोमास से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी हाइड्रोजन जो तैयार होता है इलेक्ट्रोलाइजर से, इंडिया इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में होता है। वो कंपनियाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइजर हम तैयार करते हैं, पर उसमें 1 kg हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है। तो मेरा ये सपना है कि कचरे से और बायोमास से हाइड्रोजन बने और उसकी कीमत $1 पर kg रहेगी। और ये अगर सपना पूरा होगा तो हम हाइड्रोजन को या एनर्जी को आयात करने वाला नहीं, हम निर्यात करने वाला देश बनेंगे। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार, हमारी इंडस्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज सब हाइड्रोजन पे चलेगा। और अभी एक 25 दिन पहले ताज पैलेस होटल में मैंने टाटा की 2 ट्रक लॉन्च की। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर है और दूसरी जो आईसी इंजन है डीजल पेट्रोल का, उसमें हाइड्रोजन डाल के चलती है। ऐसे 7 प्रोजेक्ट मेरे डिपार्टमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए और उसमें अशोक लेलैंड सब कंपनीज है और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन भी हो रहे हैं। हाइड्रोजन में 2 कमियां हैं कि हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन और हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट, इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, पर हमारे स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनेक लोग कर रहे हैं। और हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है और हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने के लिए, आपको पता है कि आज जिसके पास पेट्रोल डीजल है, फॉसिल फ्यूल है, उनका वर्ल्ड में कैसा रुबाब है। एक समय ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान ऊर्जा में नंबर 1 पर होगा और पूरे विश्व को ऊर्जा निर्यात करने का काम हम करेंगे। और मैं आपको नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ, मैं 11 साल से मंत्री हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो होता ही है। अभी तक कोई पत्रकार मुझे नहीं पूछ सकता कि आपने ये कहा था, ये क्यों नहीं हुआ। एक बात जरूर है कि ये कठिन है पर असंभव नहीं है। अब आपने बात की अलग अलग फ्यूल्स की और आपने कहा कि जो आप बोलते हैं वो होता ही है। एक स्टेट है जहां पर ड्राइव के लोग बहुत शौकीन हैं, वहां के एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं कल्पक जी गुजरात से। कल्पक जी, आपका सवाल। नितिन जी, सपना आपने बताया बहुत अच्छा सपना ही है भारत के हिसाब से। मैं ये जानना चाहूँगा कि रोड सुरक्षा का मुद्दा लंबे समय से उठता है, व्हीकल ग्रीन हो जाएंगे, रास्ते कब लाल होना कम होंगे, कब वहाँ पर एक्सीडेंट थमेंगे, उसके लिए क्या आपने सपना सोचा हुआ है? देखिए, हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं हाईवे की बात ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि आप लोग कोई भी स्टेट में जाइए, आपको पता चलेगा कि रास्ते कितने अच्छे हुए हैं। अभी दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से देहरादून, ये दोनों फ्लाइट 4 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। आप लिख लो, दिल्ली से देहरादून 8 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 4.5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में होगा। बेंगलोर से चेन्नई 7 घंटे लगते, 2 घंटे में होगा। मैसूर से बेंगलोर 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हुआ। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में हुआ। अब ऐसे 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। और मैं आपको विशेष रूप से इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आपके चैनल से लोग साउथ में भी ज़्यादा है। दिल्ली से चेन्नई हम लोग नया हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से मुंबई हाईवे में सूरत तक जाएंगे, काम शुरू हो गया है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल,
कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि एक्सीडेंट में हमने 11 साल कोशिश करने के बाद भी मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हमारी शायद कमी रह गई। हमने बहुत कोशिश की पर हम एक्सीडेंट को कम नहीं कर पाए। इसके 4 कारण हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने इतने सुधार कर दिए कि भारत एनकैप का जो रेटिंग शुरू हुआ वर्ल्ड से अभी कार टेस्टिंग के लिए इंडिया में आने लगी। अब हमारी कार एकदम अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, एवरीथिंग इज गुड। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इन्फोर्समेंट, हमने बहुत कड़ा कानून, पेनल्टी और फाइन लगते हैं वो चालू किया। हमने बच्चों को सिखाने के लिए, रोड सेफ्टी के लिए आप भी सहयोग करिए, उसके लिए भी हमने काफ़ी कैंपेन चलाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ह्यूमन बिहेवियर इज़ ए प्रॉब्लम। अभी रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए। स्कूटर और कार चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, या कभी लेन डिसिप्लिन में ओवरटेक कैसे करना चाहिए इसका पालन करना चाहिए। अभी मैंने 3 दिन पहले ये रोड के ऊपर बीच में बैरियर्स रहते हैं, तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि आप ये समझ लो कि हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है एथलेटिक्स का इंटरनेशनल प्लेयर है, वो छलांग मारता है लोग। मैंने बोला ऐसा बनाओ हाइट 3, सवा 3, 3.5 फीट की कि कोई भी आए तो छलांग नहीं मार सके, क्योंकि ये लोग रास्ते पे ट्रैफिक में इधर से उधर कूदते हैं, उधर से गाड़ी इधर डालते हैं। अब दुर्भाग्य से 1,80,000 मौतें हो रही है, 4,80,000 एक्सीडेंट्स है। और मैं युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि 18 से 34 एज ग्रुप में 66% डेथ है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ऐसे लड़के मर रहे, उन परिवार पर क्या बीती होगी आप सोचो। और इसलिए हम लगातार रोड सेफ्टी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, NGOs, कॉलेज, स्कूल के बच्चे 10,000 हर साल मरते हैं। जो स्कूल में एग्जिट और एंट्री पॉइंट है वहाँ ठीक न होने के कारण मरते हैं। हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोग मरते हैं। अभी हमने स्कीम लाई है कि एक्सीडेंट में कोई हुआ और आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो हम राहवीर करके उसका नाम दिया, उसको हम 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो वेबसाइट पे एंट्री करेंगे, अगर उसकी 7 दिन की ट्रीटमेंट जो है वो मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम उसको तुरंत डॉक्टर को देंगे। मुझे लगता है कि इसमें लोगों ने आगे आकर लोगों की जान बचाई तो 50,000 लोगों की जान बच सकती है। जितने लोग कोविड में नहीं मरे, जितने लोग लड़ाई में नहीं मरे, जितने लोग दंगे में नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में जा रहे हैं। 3% देश के GDP का नुकसान हो रहा है। हमने 11 साल परिश्रम किए, मेहनत की। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं बहुत संवेदनशील हूँ। पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमें अपेक्षा अनुरूप अभी तक यश नहीं मिला है, पर हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। अभी गुजरात की बात हो रही थी, वहां पर एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा टोल टैक्स देश अर्न करता है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पड़ी थी, लोग कहते हैं गडकरी जी आप हाईवे तो बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन टोल बहुत लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब जैसा आपने कार्यक्रम इतने बड़े सभागृह में किया तो आपको इसको किराया तो देना पड़ा होगा। आपको ऑप्शन था रामलीला मैदान का, हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर वही अपना आप चाय पी के अपना कार्यक्रम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैक्सिमम अधिवेशन समाप्त होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर मैं एक घोषणा कर रहा हूँ, जिससे जो टोल के बारे में जिनकी नाराजी है वो जो कुछ है वो पूरी निकल जाएगी, ये आप विश्वास रखिए। इसके लिए मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियों। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता आपको बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा, और मजाक मजाक में कुछ आपके मीम भी बन जाते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। आपकी फोटो लगाकर किसी ने कहा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल भी देके जाना। एक और किसी ने कहा, मैं आपको सुनाता हूं। किसी ने लिखा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है मेरा टोल, और आपकी फोटो लगा दी। आप देखते हैं ये सब गडकरी जी? ये सब ये दोनों तो मैंने देखे नहीं, पर लोग ऐसे बहुत निकालते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे सही कहे चाहे गलत। मैं आपको एक और सुना देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। एक भाई साहब ज्यादा परेशान थे, उन्होंने लिखा,
बाबूजी धीरे चलना, बड़े नाके हैं इस प्यार में। मैं टोल का जन्मदाता हूँ हिंदुस्तान का। मैंने जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स और वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाए थे। तो पैसा मार्केट से खड़ा किया था। अभी कल 2 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में कहा कि 2 साल के अंदर मैं 25,000 किलोमीटर 2 लेन टू 4 लेन रोड बनाऊंगा 2 साल के अंदर, 10 लाख करोड़ के। अब मैं कैपिटल मार्केट में जाके लोगों से पैसे लूंगा, और मेरा आपसे प्रार्थना है कि हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट में इनविट मॉडल में हम गए, 7 दिन का टाइम था, एक दिन में 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब पैसा बरसात पड़ गई पैसे की। तो मैं जब लोगों को 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर गारंटी दे रहा हूँ, बाद में जो इनविट में उनका शेयर होगा उसकी कीमत भी बढ़ेगी, अभी 140 हो गई 100 रुपये के शेयर की। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा है कि अब हर मंथली उनके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होगा। तो जो पेंशनर्स है, सरकारी नौकर है, कांस्टेबल है, कंपाउंडर है, इन लोगों को 8.05% एश्योर्ड इनकम मिलेगा। NHI AAA रेटिंग है। और अब गरीब लोगों के पैसे से मैं रोड बनाऊंगा तो उनको ब्याज सहित पैसे वापस नहीं करूंगा तो रोड कैसे बन पाएंगे। तो जब कर्जा निकलूंगा तो वापस करना होगा। हाँ, एक बात है कि मैं अगर कर्जा नहीं निकलूंगा तो काम ही नहीं होंगे। और इधर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही, ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, आप बोले ब्रिज बनाओ, ये बनाओ, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट का बजट मेरा 3 लाख करोड़ का है और मैं 5 लाख करोड़ खुद के डाल सकता हूँ, तो 8 लाख करोड़ के काम मैं कर सकता हूँ हर साल। मेरा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम हाईवे की और काम करने की स्पीड कैसी बढ़ेगी, ये मेरी समस्या है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है। हाँ, और एक बात आप ये भी बता दूं कि मैंने कहा था कि मैं अक्सर मेरे ऑफिस में लिखा था, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। Absolutely. और मैं आज आपको बताता हूँ, थोड़ा 2024 में मैं कह रहा था 2024 तक हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आज मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये भी विश्वास है। गडकरी जी, अब मुझे पता है आपके पास समय थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा आप 2 मिनट यहाँ पर आए मेरे साथ इस तरफ, और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा ये रैपिड फायर राउंड है, और ये सभी यहाँ पर सामने भी देख सकते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं। ये रैपिड फायर बड़ा इंटरेस्टिंग है और सभी लोग बड़े एक्साइटेड होंगे इस लार्ज कैनवस पर देखने के लिए। तो मेरा रैपिड फायर का पहला सवाल अब आपसे है, ये आपकी ये बताइए, बेहतर विकल्प क्या है, हाइब्रिड कार या इलेक्ट्रॉनिक कार? गडकरी जी, बहुत सारे लोग चूज करना चाहते हैं। दोनों भी इंपॉर्टेंट है और दोनों का भी उपयोग करना चाहिए, जिसका जो चॉइस होगा करे, पर पेट्रोल डीजल का उपयोग बने तक कम करते जाए और धीरे धीरे नहीं करे। आपको बहुत सारे फोन आने वाले हैं आज पेट्रोल कंपनियों के। खैर, अगला सवाल प्ले करिए। अब ये सवाल, बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन? उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या राज ठाकरे? देखिए, बाला साहब का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था और इन तीनों से मेरे अच्छे संबंध है। आप क्यों हमारे बीच में झगड़ा लगाते हैं? देखिए, वो भी इतना चेयर कर रहे हैं, आप बता तो दीजिए। ये तो जनता तय करेगी कौन किसका। अच्छा, आपके पर्सनल फेवरेट कौन है? हाँ, पर्सनल फेवरेट कौन है आप? मेरे तो सभी से अभी भी, देखो, राजनीति बदल जाती है पर दोस्ती कभी नहीं बदलती। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं बाला साहब का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था और राज और उद्धव से भी दोनों से अच्छे, एकनाथ शिंदे से भी अच्छे हैं, और जनता तय करेगी कि कौन किसका सपोर्ट करेगी, उसके आधार पर तय। आपने तो कोशिश भी की थी, आपने हमें एक इंटरव्यू में बताया था कि उद्धव और राज को साथ लाने की आपने कोशिश भी की थी। खैर, अब अगला सवाल दिखाइए हमारा। जो अगला सवाल है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, एकनाथ शिंदे जी या देवेंद्र फडणवीस जी? से दोनों भी अच्छे हैं, पर मेरे नजरों में देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया और अभी अच्छा काम कर रहे हैं। आइए जरा, अब हम अपना अगला सवाल दिखाते हैं। ये सवाल देखिए, अब इसमें आपको थोड़ा सा ऑर्डर बताना होगा, मैं क्रम, बेहतर प्रधानमंत्री का क्रम, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके साथ मुझे थोड़ा बहुत आखिरी में काम करने का। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर 2 नरेंद्र मोदी, ओके, नंबर 2, नंबर 3
अभी नंबर 2 तक ही ठीक है, नंबर 3 पर कोई जाता है। मतलब ये 2 के आगे कुछ नहीं। ठीक है, अब जरा अगला सवाल दिखाइए हमारा। हमारा अगला सवाल इस वक्त, हिंदू हृदय सम्राट कौन? बाला साहब ठाकरे जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी या अशोक सिंघल जी? तीनों का भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और तीनों भी हिंदू हृदय सम्राट है, जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा जागरण किया है। अच्छा, अगला सवाल जो है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जवाब मुझे वैसे पता है क्योंकि गडकरी जी का मैं पहले एक इंटरव्यू कर चुका हूं। आप दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल। पसंदीदा अभिनेत्री कौन? हेमा मालिनी जी, रेखा जी, विद्या सिन्हा जी, कंगना रनौत जी? वैसे तो सभी बहुत अच्छी अभिनेत्री है। पर्सनल फेवरेट? नहीं, ये मैं जब स्टूडेंट था तो एक रजनीगंधा करके पिक्चर आए थे, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की, और मनु भंडारी लेखिका थी, उनकी यही सच है इस कादम्बरी पर थी। तो मुझे उस समय, हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो विद्या सिन्हा और रजनीगंधा ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा था। पर इनका सबका अपने इसमें है, रेखा भी बहुत अच्छी है और हेमा मालिनी भी अच्छी है। विद्या जी से मिले आप कभी? हाँ, विद्या जी से मिले आप कभी? उनका डेथ हो गया ऐसा सुना मैंने, मेरी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, पर, आइए जरा। हेमा मालिनी से तो हमारे बहुत हाँ, अच्छे संबंध वो हैं। तो आप अच्छे संबंध। और रेखा जी को भी मिला हूँ, वो भी बहुत अच्छी अभिनेत्री है। बाकी तीनों संसद में कंगना रही। रनावत का इस बार हाँ। मैंने उनका पहला पिक्चर जो था इमरजेंसी, वो मैंने देखा और बहुत अच्छा उन्होंने उसमें इंदिरा जी का काम किया है। अच्छा, अगला सवाल दिखाइए जरा हमारा। आप अगला सवाल देखिए, बेहतर विकल्प क्या है? भारत, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत? दोनों एक ही है। इसी पे तो बहस चल रही है गडकरी जी। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमारा देश जो है ये कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और नामों के आधार पर नहीं है। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी प्रेरणा है, और इसलिए अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। हम सब मिलकर एक देश, एक श्रेष्ठ भारत है, और हम हमारे देश को विश्वगुरु बनाएंगे, यही हमारा स्पिरिट है। ये नामों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हमने विवाद नहीं करने चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब मैं जो अगला सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब पहले मैं गडकरी जी से लूंगा और फिर मैं आप सभी से लूंगा। आप सब लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। गडकरी जी, हमारा अगला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। देखिए जरा सवाल, देखिए, पसंदीदा नाम क्या है? नितिन रोडकरी, हाईवे किंग, फ्लाईओवर मैन या टोल भाऊ? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और मैं नितिन गडकरी इस नाम से ही लोग मेरी पहचान रखें, और मैं लोगों जैसा ही सामान्य लोगों में रहता रहूं, यही मेरी इच्छा है। अब जरा जनता से पूछते हैं, आपका फेवरेट नाम क्या है? हाईवे किंग कह रहे हो आपको। गडकरी जी बैठिए जरा। अब पद्मजा जी से मैं जाऊंगा उनके पास। पद्मजा जी। गडकरी जी, कुछ दिन पहले जो नागपुर में हिंसा हुई, आपका खुद का वो सीट है, वहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट आया था, आपने कहा कि सबको शांति बनाए रखनी चाहिए और सबको सद्भाव से यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जहाँ पर कुछ आप ही के पार्टी के नेता थे, उनका स्टेटमेंट सामने आया कि भाई आप औरंगजेब की कब्र पे कार सेवा शुरू कर दीजिए, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। कुछ और नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई हम उखाड़ देंगे यहाँ से। ऐसे स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब स्टेटमेंट करता है तो स्टेटमेंट उस कम्युनिटी का, उस पार्टी का, उस धर्म का, उस जात वालों का है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये प्रॉब्लम ये है कि हम संवेदनशील समाज में रहते हैं, हमारी उपासना पद्धति अलग अलग है, और एक दूसरे का सम्मान करके हम जाएं। जहाँ तक औरंगजेब की बात है, औरंगजेब ने अपने माता पिता को ही बंद किया था जेल में, और उतना ही नहीं तो उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी थी। उनमें जो भी अच्छाई होगी, जिसने देखी होगी, उनका सवाल है, कुछ अच्छाई भी हो सकती है। पर आज औरंगजेब को मुस्लिम धर्म में लोग कोई मानते, ऐसी स्थिति नहीं है, और इसलिए इतिहास जो है वो कभी मिटा नहीं जाता। ये सच्चाई थी, जो इतिहास में जो कुछ बताया गया, जो कुछ पिक्चर में आया था, वो सच्चाई थी। पर हमारी संस्कृति ये है, और ये हर समय महाभारत में और रामायण में हमको मिला है कि हमारा व्यवहार कैसा रहा है। जिस व्यक्ति से लड़ाई भी हुई,
जिसका पराजय करने के बाद भी प्रभु रामचंद्र जी ने रावण के साथ और लंका में किस प्रकार का व्यवहार किया। महाभारत में जीत मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण और पांडव जी ने बाकी सब लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को विवाद बढ़ाने के बजाय पुराना इतिहास वर्तमान काल में उसका अध्ययन करके भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है, तो वो इतिहास निश्चित रूप से प्रेरणादायी होता है। पर अब उसको लेकर हमने विवाद करना, झगड़े करना प्राकृत यानी मुझे लगता है संयुक्तिक नहीं है। क्या बात है यही मेरा गडकरी जी, इसीलिए आपके इतने सारे फैंस हैं यहाँ पर। इस बात पे जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सीधा सपाट आपने एक आंसर दिया है। सोशल मीडिया पर किसी ने मजाक में लिखा गडकरी जी, लेकिन उसका बड़ा सीरियस इंटेंट है। बड़ी गंभीर बात है। चीन ने दुनिया का सबसे सस्ता एआई बनाया और भारत में कुछ लोग संबल की खुदाई में उलझे हैं। जब नासा ने सुनीता विलियम्स को लाकर करिश्मा कर दिया तो इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जाए, नहीं खोदा जाए। क्या समाज सही दिशा में है गडकरी जी? आप नाराज मत होइए, पर मैं आपको सवाल पूछता हूँ। ओके। जो सब्जेक्ट समाज के हित के लिए नहीं है, देश के हित के लिए नहीं है, उसको बार बार दिखा के, उन विवादों को दिखाकर उसको और आग में तेल डालने का काम क्यों करना चाहिए? क्या जो चीज़ सही नहीं है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको टाल नहीं सकते? हम देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई ना कोई व्यक्ति कभी उसके स्वभाव के अनुरूप कोई गलत बोलेगा, कोई उसका कॉन्फिडेंस लेके उसको और पेट्रोल डाल डाल के भड़का भड़का के क्या मतलब आता है? देखो अगर कोई ठीक नहीं बोलता है उसको निगलेक्ट कर दो, और जो देश के हित में है, समाज के हित में है, उस बातों को हमने बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारे लोकतंत्र के स्तंभों में जुडिशरी है, मीडिया है, लेजिस्लेटिव विंग है और एग्जीक्यूटिव विंग है। हम सब लोग मिलकर संविधान ने हमारे कर्तव्य जिम्मेदारियां ऑलरेडी लिखी है। जो समाज के लिए घातक है, जो देश के लिए घातक है, उन बातों के लिए हमने धीरे धीरे उसको महत्व नहीं देना चाहिए। इतना ही मैं आपको कहूँगा। मुझे लगता है जो आदमी गलत बोलता है रात को, वो पीछे में अंगार लगी हुई है और जो झगड़े चल रहे, विवाद कर रहे। हमारी भी कोशिश यही है कि हम समाज को एक उपाय बताएं, लेकिन आपने जो कहा उसके लिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर। आपके पास समय कम है, इस शो का ये आखिरी राउंड है और मैं बहुत जल्दी 1 मिनट में वाइंड अप करूंगा। एक और रैपिड फायर है, थोड़ा सा आपको कुछ बोलना नहीं है, माइक की जरूरत नहीं होगी। ये इतना बड़ा प्ले कार्ड है गडकरी जी, ये देखिए, इसमें यस या नो आपको दिखाना है। कैमरा बताइए जरा, कैमरा वो सामने है आपका, उस कैमरा में यस है नो, और यहां पर आपका सवाल आएगा। मैं जरा सवाल प्ले कर रहा हूं। पहला सवाल दिखाइए जरा इस वक्त। हमारे रैपिड फायर का पहला सवाल है, देश में जातिगत जनगणना की जरूरत है, यस या नो? पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता नष्ट करनी चाहिए और मानवता के आधार पर समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास होकर वो समाज के मुख्य प्रवाह में आना चाहिए। हम जात की बात करने के बजाय मानवता की बात करें, समता की बात करें, विकास की बात करें और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात करें, वही देश और समाज के रूप में हितकारक होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता इस प्रकार की बातों को बढ़ाकर कोई देश का विकास हो सकता है। गडकरी जी, मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगर आप प्ले कार्ड दिखा के यस या नो बता पाएं। खैर, हमारा अगला सवाल प्ले करिए। नो, ओके, नो। देश में महंगाई, रोजगार चिंता का विषय है, यस या नो? देखिए पहली बात तो ऐसी है कि कोई समस्या ऐसी होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक जवाब में अनेक सवाल खड़े होते हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है और धीरे धीरे आपको पता होगा कि 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो गरीबी रेखा से ऊपर आई है। हमारा लगातार प्रयास है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से संवेदनशील मन को चिंता करने वाला विषय है, पर हम जल्दी ही इस देश में बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण करेंगे और रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था को निर्माण करेंगे। ठीक है। और उसके कारण निश्चित रूप से मुझे लगता है ये चिंता दूर होगी। इस राउंड की बस यही एक शर्त है कि आपको यस या नो में बस जवाब देना मैंने है। जवाब तो दे दिया ठीक उसमें है। आपका। अब क्योंकि आपको निकलना भी है, मुझे बार बार मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं, आइए दिखाइए जरा अगला सवाल बताइए। अगला सवाल इस वक्त हमारे सामने है, एनडीए को बिहार चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, यस या नो सर? पहली बात तो आप ये समझिए कि एनडीए मीन्स बीजेपी और बाकी बदल सब आते हैं।
तो एनडीए का नेतृत्व यानी बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी और एनडीए और सब समविचारी पार्टी बनकर एनडीए बना है। तो आपका सवाल ही पूछने का गलत है। चलिए अगला सवाल प्ले करिए। इस वक्त जो अगला सवाल है, औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए, यस या नो? देखो, मैंने पहले आपको बताया कि मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने अपना जो भाव व्यक्त किया है, हमको समाज को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करना चाहिए। अब मैं और आपसे कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। पुराने काल में जो अच्छा है उसको भविष्य काल के लिए प्रेरणा के रूप में स्वीकारना चाहिए, जो गलत हुआ है उसको छोड़ देना चाहिए। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं इस शो का, दिखाइए जरा, और यस या नो में गडकरी जी, प्ले कार्ड आपके बगल में है, यस या नो में दिखाइए जरा। सवाल है, और नितिन गडकरी जी 2029 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यस या नो? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना मेरे हाथ में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं, और अभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, और अगर पार्टी मुझे कहेगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ेगी तो नहीं लड़ूंगा। गडकरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा श्रीनिधि यूनिवर्सिटी के चांसलर केटी माही जी आए और गडकरी जी को यहाँ पर जरा शॉल उड़ाएं। गडकरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।